हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस समय कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूल्स फॉलो होंगे, यानी नाइट्रोजन बेस जो एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये सारे रूल इसमें फॉलो होंगे। जो मेन जो आप कह सकते हो डिफरेंस है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, वो ये है कि रेप्लिकेशन के अंदर दोनों स्ट्रैंड्स की जो है कॉपी होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है उनमें से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करेगा और उससे ही एक आरएनए की कॉपी बनती है। तो यहाँ पर एक जो अंतर रहेगा कि भाई दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट डीएनए की होती है, शुरू से लेकर आखिर तक जो कंप्लीट आपके एंड्स हैं दोनों एंड्स की कंप्लीट रेप्लिकेशन होगी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सेलेक्टिव होती है, कुछ जो है पोर्शन की ही ट्रांसक्रिप्शन होती है। जिस पोर्शन की जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है उस पोर्शन को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। बीच में जो ये पैराग्राफ है इसके अंदर बताया हुआ है कि भाई क्यों जो है दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करते हैं। तो इसके जो है मेनली दो कारण है। पहला कारण है, अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के जो है टेम्पलेट का काम करेंगे तो उससे दो स्ट्रैंड जो है आरएनए के बन जाएंगे। अब दो स्ट्रैंड अगर आरएनए के हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। यदि कोई भी एमआरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है उसकी आगे जा कर के कभी भी ट्रांसलेशन नहीं हो सकते। तो पहला चीज़ ये होगा कि भाई ट्रांसलेशन नहीं होती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई एक जो डीएनए है, मान लीजिए ये वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और दोनों ही टेम्पलेट का काम जो है करते हैं, तो इससे जो है ये एक एमआरएनए बन गया और इस वाले स्ट्रैंड से ये एक एमआरएनए बन गया। अगर हम पहले वाली जो है पॉसिबिलिटी को इग्नोर भी कर दें कि दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो इस एमआरएनए से अलग टाइप के जो है प्रोटीन बनने वाले हैं और इस एमआरएनए से अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे। यानी एक जो है जीन उससे दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, जिससे आपकी जेनेटिक जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में कि भाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो एरिया होता है डीएनए का जिसके अंदर तीन प्रकार के सीक्वेंस पाए जाते हैं। पहला जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा प्रमोटर, दूसरा जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा टर्मिनेटर। यानी डीएनए का वो हिस्सा जिसके अंदर ये तीन प्रकार के सीक्वेंस पाए जाते हैं उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है, जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे जो आरएनए बनना है वो आरएनए हमेशा 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन ही बनना है। यानी नया जो स्ट्रैंड बनना है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसकी सिंथेसिस होगी। तो इससे आप एक बात क्लियर समझ सकते हैं। तो 5 to 3 अगर नया स्ट्रैंड बनना है तो इसका मतलब टेम्पलेट हमेशा 3' to 5' होना चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर हम इस डीएनए को देखें तो इसमें 3 to 5 ये भी है और 3 to 5 ये स्ट्रैंड भी है। अब कौन सा जो है 3 to 5 आपका टेम्पलेट का काम करेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर की। प्रमोटर डीएनए के अंदर वो सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मेन जो आपका एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है इस प्रमोटर के ऊपर आकर के बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। यानी वो एरिया जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वो एरिया है प्रमोटर का। अब दूसरा एरिया है टर्मिनेटर का कि भाई वो एरिया जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आकर के रुक जाएगी वो होगा टर्मिनेटर। तो कोई भी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो जो है प्रमोटर वो एरिया है जहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन होना और टर्मिनेटर वो एरिया है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। बीच का जो एरिया रहेगा उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन, जिससे एक्चुअल आपका आरएनए बनना है। अब मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कौन सा स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया प्रमोटर वो एरिया है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। तो जिस साइड में प्रमोटर प्रेजेंट है उसका 3' एंड, जिस स्ट्रैंड का 3' एंड जो है प्रमोटर के ऊपर है वो आपका टेम्पलेट रहेगा और जिसका 5' एंड है
आपके प्रमोटर सीक्वेंसेस के पास वो आपका नॉन टेम्पलेटिव स्ट्रैंड रहेगा। अब एक बात आपको ध्यान देनी है कि नॉन टेम्पलेटिव स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए, अगर हम बात करें आपका 3' to 5' यानी ये वाला स्ट्रैंड जो है वो आपका काम करता है टेम्पलेट का। अब टेम्पलेट को देख करके क्या बनना है आपका आरएनए, मान लीजिए ये आपका 5 डायरेक्शन में, 5 से जो है 3 डायरेक्शन में आपका आरएनए बन चुका है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 से 3 डायरेक्शन में जो आरएनए बना उसका सीक्वेंस इस नॉन टेम्पलेटिव स्ट्रैंड से मैच होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है और ये जो नॉन टेम्पलेट है दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और मैंने कहा इसी टेम्पलेट को देख करके क्या बनेगा आपका आरएनए, तो ये आरएनए भी और ये जो आपका टेम्पलेट है ये भी क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो नॉन टेम्पलेटिव स्ट्रैंड है और ये जो आरएनए बना दोनों का सीक्वेंस सेम रहेगा, सिर्फ एक अंतर रहेगा क्योंकि ये डीएनए का हिस्सा है तो इसके अंदर एडेनिन के सामने जो है थायमिन है, लेकिन आरएनए के केस में थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, सिर्फ ये अंतर रहेगा। इसीलिए जो स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट नहीं है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग का मतलब जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस और इस कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा। एनसीईआरटी में एक और पॉइंट है कि आपको जो भी रेफरेंस पॉइंट लेने हैं, यानी कि यदि आपको प्रमोटर को डिफाइन करना है तो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करना है। जैसे कि आपका जो प्रमोटर होगा वो प्रेजेंट होता है 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, जो आपका टर्मिनेटर है वो प्रेजेंट होता है 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो यानी सभी जो आपके रेफरेंस पॉइंट हैं वो आपके इस कोडिंग स्ट्रैंड से ही लेने हैं हमने। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है जीन एक जो है फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस की, हमने चैप्टर नंबर 5 में जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन जीन को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम एक बात हम कह सकते हैं कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि टीआरएनए आरआरएनए के लिए कोड कर रहा है वो एक जीन है। अब उस जीन से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही बने, क्योंकि प्रोटीन आपका बनना है एमआरएनए से, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो इसने कहा कि वो जो है हिस्सा जहाँ से प्रोटीन बनना है उस टाइप के जो है सीक्वेंस को हम कहेंगे सिस्ट्रोन, यानी कि ऐसी जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिससे आगे आकर के एमआरएनए बनना है और एमआरएनए से बनना है प्रोटीन। तो इस जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रोन। अब देखिए जो सिस्ट्रोन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो कि आपकी मेनली यूकैरियोट में पाई जाती है, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो कि आपकी मेनली प्रोकैरियोट में पाई जाती है। पॉलीसिस्ट्रोनिक पी से स्टार्ट हो रहा है और पी से ही आपका स्टार्ट हो रहा है प्रोकैरियोट, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है, मोनोसिस्टोनिक के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ये वाला एरिया है प्रमोटर, ये वाला है टर्मिनेटर, बीच में क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल जीन। तो आपके मोनोसिस्टोनिक के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है इससे केवल एक टाइप का ही एमआरएनए बनता है और इससे केवल एक टाइप का ही प्रोटीन बनेगा, यानी मोनो यानी सिंगल जो है जीन है स्ट्रक्चरल जीन में, सिंगल प्रोटीन बनना है। अब अगर बात करें पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, तो ये आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये आपका प्रमोटर, ये आपका टर्मिनेटर, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इससे मान लीजिए 3 टाइप के जो है आरएनए बनते हैं और इन 3 टाइप के आरएनए से आपके 3 टाइप के प्रोटीन बनते हैं। तो इसका मतलब अगर स्ट्रक्चरल जीन में एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करने वाले जीन हैं तो वो एक पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यूकैरियोट के अंदर जो जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं। अब स्प्लिट जीन का मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है तो इसके जो है बीच बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंसिंग होंगे जो नॉन कोडिंग होते हैं, यानी जिसका कोई भी कोडिंग फंक्शन नहीं है, जिससे कोई भी आरएनए नहीं बनना है। तो इन सीक्वेंसेस को हम कहने वाले हैं इंट्रॉन्स या फिर आप कह सकते हो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। तो मतलब यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो स्प्लिट जीन होता है। स्प्लिट जीन का मतलब कि भाई जो डीएनए है उसके अंदर बीच में इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं।
अब बात ये रखनी है ध्यान में आपको, जो शुरू में जो mRNA बना जिसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसके अंदर इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन जब वो mRNA की प्रोसेसिंग हो चुकी है और वो कंप्लीट mRNA हम इसको कह सकते हैं, तो इसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो मतलब हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को दोबारा से ज्वाइन कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्प्लाइसिंग, जो कि केवल यूकैरियोट में ही पाई जाती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आरएनए, तो 3 टाइप के आपके आरएनए होते हैं। एक होता है mRNA मैसेंजर आरएनए, जिससे कि जो कि एक टेम्पलेट का काम करता है, जिससे क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। दूसरे टाइप का आरएनए होता है tRNA, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि एक अडप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। अडप्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो 2 टाइप के अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करने का काम करता है। तो जो आपका tRNA है, ये एक साइड से अमीनो एसिड को और दूसरे साइड से mRNA को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको अडप्टर मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तीसरा टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं rRNA, यानी राइबोसोमल आरएनए, जिससे कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होती है। अब अगर हम बात करें आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इलोंगेशन, एक होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना। तो अगर ये जो है आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसके अंदर सबसे पहले आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए पॉलीमरेज के पास एक सिग्मा फैक्टर भी आता है। अब ये सिग्मा फैक्टर क्या है, तो ये कुछ समय के लिए आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड रहता है जब तक कि इनिशिएशन नहीं हो सकती है। तो आप सिग्मा फैक्टर को कह सकते हो कि ये इनिशिएशन में हेल्प करता है। जैसे ही आपकी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो चुकी है, यानी स्टार्ट हो चुकी है, तब ये सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज इसको इलोंगेशन करवाएगा। याद रखना है, इलोंगेशन के दौरान केवल एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा ही आपकी जो है अटैच रहेगा, बाकी का जो है नीचे की तरफ हैंग करता रहेगा। तीसरा जो स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर जैसे कि आपको बताया सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करवाता है, ऐसे ही रो फैक्टर होता है, वो जो है टर्मिनेशन करवाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास पहुंचता है, तो ये आपका जो है रो फैक्टर आता है और जितना भी आरएनए बचा है उसको यहाँ से कट जो है करवा देता है और ये आरएनए बन जाता है। अब याद रखना है, अगर ये काम आपका यूकैरियोट में हो रहा है तो ये आरएनए को हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि अभी इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, या इसको हम कहेंगे hnRNA। अब इसकी जो है अगर यूकैरियोट होगा तो इसकी फर्दर जो है प्रोसेसिंग होनी है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, 3 जो है काम होने। लेकिन अगर आपका प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट के अंदर आपको ध्यान रखना है, सारा जो काम है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सेल के अंदर जो साइटोसोल है वहीं पर होगा। अब साइटोसोल के अंदर जो आरएनए आ चुका है उसको कोई भी प्रोसेसिंग नहीं चाहिए प्रोकैरियोट में। और कई बार तो ऐसा होता है ये आरएनए पूरा अभी तक बना भी नहीं है, उससे पहले इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो पहला एक अंतर रहेगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर, कि भी प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो कपल्ड होती है, यानी जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है साथ साथ होती हैं। लेकिन यूकैरियोट में जब तक पूरा mRNA प्रोसेस नहीं हो जाता है और उस mRNA को, क्योंकि आपकी ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, तो उस mRNA को आपको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। तो ये वाला आप जो है पढ़ लेना है। यहाँ पर जो है 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात की है इन्होंने यूकैरियोट के अंदर। तो यूकैरियोट के अंदर एक जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर केवल एक टाइप का ही आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो तीनों टाइप के rRNA, tRNA और mRNA की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर 3 टाइप के जो हैं आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है, जो कि मेनली rRNA की जो है आपकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। rRNA के टाइप्स कौन से, 28S, 18S और 5.8S rRNA। मेन जो आपका एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, जिससे mRNA बनता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 आपका मेन एंजाइम है जिससे mRNA बनता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है उससे tRNA और 5S rRNA साथ में snRNA बनता है। तो ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान रखनी है कि भाई जो आपका यूकैरियोट है उसमें 3 टाइप के एंजाइम हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसमें केवल सिंगल टाइप का एंजाइम। दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि आपका जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, यानी जो आपका नया mRNA बनकर के आया है, उसके अंदर 3 काम होंगे। सबसे पहले स्प्लाइसिंग होगा। स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग में हम इंट्रॉन्स को हटा देते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर कैपिंग होगा।
कैपिंग याद रखना है, 5' एंड के ऊपर एक मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे कैपिंग। टेलिंग आपका जो है 3' एंड के ऊपर होता क्या है, 200 से 300 जो है एडेनिलेट के जो रेजिड्यू हैं, यानी एक एडेनिन जो है 200 से 300 जो है टेल के एंड के ऊपर लग जाते हैं, और वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर, और ये 3' एंड के ऊपर होगा। जब ये तीनों काम हो जाते हैं तभी हम इसको मैच्योर mRNA कह सकते हैं, और इसके बाद इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। लास्ट में बताया हुआ है, क्योंकि आपका जो आपका ये पूरा प्रोसेस है आपका ट्रांसलेशन का, एंजाइम्स बनने का, वो सारे आरएनए के चारों ओर घूमता है। इससे पहले भी आपने आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा होगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई थी, तो क्योंकि भाई आरएनए ही वो है जो पहली बार बना, और आरएनए को मॉडिफाई होकर के क्या बना, डीएनए, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए अनस्टेबल है, तो इसीलिए जो सारा काम है वो आरएनए के चारों ओर घूमता है। इसीलिए जो सारे काम है स्प्लाइसिंग, कैपिंग वगैरह आरएनए के अंदर हो रही है। तो ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो सही लगा है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।